कि जब SN1 रिएक्शन होता है तो बोथ साइड अटैक इज पॉसिबल, राइट? दोनों तरफ से अटैक होगा, फ्रंट साइड भी होगा और बैक साइड भी होगा। तो क्या हर बार ऐसा होता है कि 50% बैक साइड होगा, 50% फ्रंट साइड? मतलब जब भी कोई हम कायरोप्टिकल या रेसिमिक मिक्सचर बनेगा इसमें, हमेशा जब भी हम कायरल सेंटर लेंगे, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि हमेशा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा कि नहीं? अरे वो बात करो। नहीं? हेलो तेजस, ओके तेजस का समझ लेना। क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन हो, तो यहाँ पे अभी आपने देखा ना कि दोनों साइड से अटैक हो रहा था, फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड। से दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके। मैं आपको थोड़ा सा ये बड़ा इसमें लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। स्क्रीन दिख रहा है ना सब, एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay, this is CS3, here is say another C2H5, okay, here is a Br molecule, H downside. So due to mechanism, what happened, this Br is removed. This Br is removed, means what happened here, plus charge will be there. This carbon will carry plus charge, right? So this plus charge is having a planar geometry, everybody knows. Okay, this is a planar geometry. And OH can attack from anywhere, okay, from front side as well as from back side, okay. So मेरा सवाल ये है कि जब ये ऐसा होगा तो ये दोनों तरफ से अटैक करने जा रहा है ना, इट विल अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज फ्रॉम बैक साइड, okay, it will attack from here as well as from here, got it? तो जब भी रिएक्शन कंप्लीट होगा तो आपको क्या मिलेगा? 50% फ्रंट साइड प्रोडक्ट मिलेगा और 50% बैक साइड, ऐसा होगा क्या? वेरी सिंपल क्वेश्चन। नो सर। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा फिर? कौन सा ज्यादा मिलेगा, बैक साइड वाला ज्यादा मिलेगा कि फ्रंट साइड वाला? फ्रंट साइड। फ्रंट साइड वाला ज्यादा मिलेगा, व्हाई? अब अगर आपके पास कोई आंसर है तो कुछ तो रीजन होगा ना कि x due to xyz reason the compound from front side attack will be more. दो chances है, back side attack as well as front side attack, so two chances. भाई this is very फ्रंट साइड जास्त इंटेन्सिटी असणार ना तर त्याची एक रिएक्शन ऍक्टिव्हिटी करणार. फ्रंट साइड जास्त इंटेन्सिटी, ओके. कुणी सांगितलं तुला हे? येस सर. कुणी सांगितलं? कुठे वाचलंय तू पुस्तकात? नाही सर, म्हणजे थिंकिंग आले म्हणून मी सांगितलं. अच्छा, कुठेच नाही वाचलेले. ओ गुड गुड, ओके. बरं, मी काही चुकीचं म्हणत नाही बरं का तुला. आय एम जस्ट सेइंग, जस्ट वांट टू ओके इंटरकेट द थॉट की हाऊ वी कॅन थिंक. Okay, so very simply that I will explain you this matter ki backside attack is more possible. Why? Because this Br, okay, the Br will leave its space, it's a good living group, but OH also wants to attack, and if OH get chance to attack, it always try to attack. So it means कि OH अटैक भी करना चाहता है, ओके, और OH वेट भी करेगा. मतलब सारे OH तो अटैक नहीं करेंगे और सारे OH वेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक ml में लाखों करोड़ों होते हैं ना मॉलिक्यूल, ओके. एक ml में भी लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका मतलब सारे मॉलिक्यूल एक जैसे नहीं है ना. इस क्लास में अभी 20-25 लोग जब भी आप आए हो, वे हर किसी को एग्जैक्टली सेम इंटेंसिटी समझेगा? बात नहीं. किसी को ज्यादा समझेगा, किसी को कम समझेगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, ओके. तो यहाँ पे भी ऐसा ही है. तो OH विल अटैक from back side more, okay.
That is the best part, and that is the reason the backside product. Okay, so it is always in more quantity. Okay, so inversion of configuration is more compared to retention of configuration. ये बात ध्यान रखना. ओके, इस डिपेंड पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच इज अ मेजर प्रोडक्ट. तो ये मेजर प्रोडक्ट है बैक साइड वाला. समझ में आ रहा है? क्योंकि सामने से बीआर यहाँ पे जा रहा है, जब तक बीआर जाएगा तब तक यहाँ से पीछे से अटैक होगा. ओके, जब बीआर जाएगा फिर मैं अटैक करूंगा तो उसमें वक्त जाएगा. सो कभी कभी उसमें 1000 में से हो सकता है 10-12 OH हो, तो पीछे से अटैक ज्यादा करेंगे. गॉट इट? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Now we are going to start with the this one E1 and E2, E1 and E2 mechanism. So I have just second. I'll share the screen little. Okay, now for elimination reaction, few conditions are there. Which are the conditions? Okay, at extreme reaction conditions like strong base, yeah, high temperature, elimination favors. Okay, so you have to mention this thing in your notebook. Okay, ki, if reaction condition are very extreme, okay, it means it's having high temperature as well as strong base, strong reagent. Then what happens? Elimination favors over substitution. That is the first thing. ओके, पहले केस में क्या हो रहा था बेटा? पहले केस में एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के हम दूसरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे. इस केस में क्या करना है? वो हटाना है, बस सब्स्टिट्यूशन करना ही नहीं है. जैसे इलिमिनेशन रिएक्शन, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम कंडीशन, है ना. अभी इस क्लास के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा आए क्योंकि हम सब एक दूसरे बॉन्ड बनाना चाहते हैं. अगर मैं आपको झगड़ा करूं, बोलूंगा क्या तुम मतलब बच्चे एकदम शैतान है ना, तो क्या होगा? धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होगा, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस. तो इधर भी ऐसा ही है. अगर आपने एक्सट्रीम कंडीशन यूज किया, हाई टेम्परेचर यूज किया या स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया, तो क्या होगा? एलिमिनेट के चांसेस है. गॉट इट? सिंपल है ना बेटा. अब सवाल ये है कि E1 कब होगा और E2 कब होगा, या E1 मतलब क्या और E2 मतलब क्या? E1 का क्या, उसके नाम में है E1. ओके, E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, E मतलब एलिमिनेशन, सिंपल एज दैट. ओके, E2 का मतलब क्या होता है? बायमोलिकुलर. बाय मतलब दो, सिंपल दिख रहा है ना यहाँ पे, रिटन हियर. E1 यानी यूनिमोलिकुलर, E2 मतलब बायमोलिकुलर. गॉट इट? सिंपल है कि नहीं? इज सेम एग्जैक्टली लाइक SN1 SN2. SN1 और SN2 की तरह ही है. आगे चलें. Yes, sir. गुड. अभी E1 कब होगा? E1 के चांसेस कब है? और ये जो रिएक्शन है ना, इसमें अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि जिस कार्बन को फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है ना, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा. उसके बाजू का क्या कहते हैं उसे? बीटा. ओके, अगर कार्बन ही फंक्शन ग्रुप में इन्वॉल्व है ना, देन उसके बाजू का हमें अल्फा बोलना पड़ता है. जैसे कि एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो उस कार्बन को हम लोग अल्फा नहीं बोल सकते. एल्डिहाइड का कार्बन इज नॉट अल्फा. ओके, एसिड का कार्बन इज नॉट अल्फा, उसके बाजू का अल्फा होता है. तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप Br है. Br के बाजू में पहला कौन है? कार्बन. दिस कार्बन इज अल्फा, दिस इज व्हाट? बीटा. ओके, समझ लो. तो दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. अब देखो ये H दिख रहा है आपको. ये H अगर पहले कोई ये H निकाल दे, ओके, और उसके लिए क्या चाहिए? हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए. ओके, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना, ओके, तो वो आएगा, रिएक्ट करेगा. मतलब क्या? ये बंदा भी रिएक्ट कर रहा है और वो बेस भी रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या हो गया? इट्स अ बायमोलिकुलर. देखो, हाँ, कंडीशन याद मत करना है, मगअप नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग. अगर दोनों रिएक्ट करेंगे एट अ टाइम, देन इट इज कॉल्ड बायमोलिकुलर. अगर एक ही बंदा रिएक्ट करेगा तो यूनिमोलिकुलर. तो आपको क्या चाहिए? फॉर SN2 रिएक्शन यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग बेस. क्या? स्ट्रॉन्ग बेस. बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो व्हाट हैपन? दिस H विल बी रिमूव्ड. जैसे ही H जाएगा H प्लस, तो बचेगा क्या? माइनस. दिस माइनस विल, ये क्या होगा यहाँ पे? ये बॉन्ड विल शिफ्ट हियर. ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा,
गॉट इट। और ये Br क्या होगा फिर, दिस Br इज गुड लिविंग ग्रुप, ये Br यहाँ से निकल जाएगा, Br यहाँ से निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कंडीशंस। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके। दिस एलिमिनेशन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है जो कि बीटा पोजीशन पे, समझ में आया। और ये रिएक्शन कौन सा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज E2, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज E2, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व है, समझ में आ रहा है। और ये रिएक्शन होते वक्त one rule is followed, that rule is called as a Sedgwick rule. Sedgwick rule कितना सिंपल है ना, कितनी बेसिक बेसिक बातें हमने सुनी है बहुत बार, बट हमें पता नहीं था कि ये इसे Sn, ये E1 है, ये E2 है, उसके पीछे का साइंस क्या है, ओके। तो मैं आपको ये समझाता हूँ धीरे। नेक्स्ट पॉइंट इज, ओके, ये देखिए Sedgwick रूल इज कॉल्ड एज Sedgwick रूल, ओके। तो इसमें होता क्या है Sedgwick रूल में, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेजियो सेलेक्टिव। रेजियो सेलेक्टिव मतलब रीजन। बहुत बार ऐसे रिएक्शन हमारे नाम आते हैं हमारे पास, जैसे कि रेजियो सेलेक्टिविटी, स्टेरियो स्पेसिफिसिटी, है ना, अलग अलग नाम डालते हैं। तो ये रिएक्शन इज रेजियो स्पेसिफिक, रेजियो मतलब रीजन। तो यहाँ पे देखिए ये H है, ओके, यहाँ पे I है, तो ये वाला H भी एलिमेंट हो सकता है, ये वाला H भी हो सकता है, ये वाला H भी एलिमेंट हो सकता है, राइट। तो कौन सा होगा ज्यादा, तो दिस phenomenon was explained by Sedgwick, okay. Sedgwick is the name of scientist. तो उन्होंने कहा कि the most substituted alkene will form, okay. If most substituted, why, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को यहाँ पे देखो, दिस डबल बॉन्ड इज स्टेबलाइज, ये डबल बॉन्ड जो है वो स्टेबल है। क्यों, क्यों स्टेबल है, ऐसे ही कुछ तो होगा ना, कुछ तो कारण होगा स्टेबिलिटी का। तो दिस डबल बॉन्ड इज स्टेबलाइज बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस कार्बन, इस कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट है, ओके, इस कार्बन का भी इंडक्टिव इफेक्ट है, ये कार्बन है, इसका भी इंडक्टिव इफेक्ट है, इसका भी इंडक्टिव इफेक्ट है, तीन जगह से आपको सपोर्ट मिल रहा है। हाँ बोलो बेटा, कौन है, किसी को डाउट है, रियलमी, अपने अपना नाम डालो, ये ऐसे नाम डालोगे तो कैसे समझ में आएगा, क्विज रियलमी। हाँ हेलो सर, गलती से हाथ हो गया था। कोई बात नहीं, अगर डाउट है तो पूछो बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ क्या नाम है आपका, ओके पाटिल हीरल। ओके बेटा। तो यहाँ पे हुआ क्या, डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस, ऐसा क्यों है, क्या रीजन है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड को सपोर्ट कम है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से एक, इधर से एक, तो इसे दो ही सपोर्ट है, यहाँ पे इसको क्या है, ये इधर से भी सपोर्ट है, इधर से भी सपोर्ट है, इधर से भी, तीनों जगह से सपोर्ट है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा हमें, इसका मतलब दिस कंपाउंड इज मच मोर स्टेबल। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना ज्यादा स्टेबिलिटी दर्शाता है, इट मींस दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, ओके। सो आपको दोनों चीजें समझ में आई, SN E2 मैकेनिज्म के साथ साथ Sedgwick रूल, गॉट इट, समझ में आया। डाउट है तो पूछना चाहिए, अगर डाउट नहीं है तो अच्छी बात है फिर, लेकिन डाउट होना चाहिए, ओके। तो इस केस में मैंने आपको ये समझाया कि जब भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ओके बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा, यहाँ पे चांसेस है कि बीटा एलिमिनेशन, ओके, SN2 सॉरी E2 से हो जाए। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, ये देखिए ये OH माइनस क्या कर रहा है, उस H को लेके जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माइनस चार्ज हुआ, माइनस चार्ज मतलब कार्ब एनायन, और कार्ब एनायन क्या करेगा, अपने आप को इधर स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड इधर ये करेगा, Br विल लीव, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड E2 मैकेनिज्म, और दोनों पे रिएक्शन डिपेंड है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियर, दिस वन बेस, दोनों के ऊपर डिपेंड है, मतलब क्या, ये SN2 E2 रिएक्शन हो गई। उसके बाद मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगा, देखो इसमें देखिए, इस केस में भी
ये ब्रोमीन है और यहाँ का जो पिला हुआ H है ना, ये वाला OH क्या करेगा, इस H को लेके जाएगा। ओके, तो ये वाला H क्यों, देयर आर टू चांसेस, ये गुलाबी पिंक वाला भी H है और ये दिस वन थोड़ा सा सैफरॉन वाला, तो ये वाला भी H है, दोनों H को एलिमिनेट किया जा सकता है, बट कौन सा ज्यादा फेवर्ड है, ये वाला। व्हाई? सेट रूल, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को देखेंगे आप तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशंस आर देयर, और मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशंस है तो ज्यादा इफेक्ट मिलेगा उसको, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर टू हेल्प दिस अनस्टेबिलिटी, डबल बॉन्ड की अनस्टेबिलिटी को, तो इसलिए क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्ड को ज्यादा लोग स्टेबल हेल्प नहीं कर रहे, 2 ही लोग कर रहे हैं कंपेयर टू यहाँ पे 3 कर रहे हैं, तो ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। समझ में आता है कौन सा प्रोडक्ट मेजर कौन सा माइनर। और अगर कंडीशन उसकी उल्टी हो, मतलब बेस आपका स्ट्रांग ना हो कि वीक हो, तो वीक बेस और हाई टेम्परेचर होगा, देन रिएक्शन विल बी इवन। ये देखिए इवन है, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, बेस वीक यूज किया, देखो OH H2O है, वाटर इज वीक बेस है, तो ये अटैक, ये क्या करेगा, H प्लस को अटैक नहीं कर सकता डायरेक्टली, है ना, वीक है ना, अटैक कैसे करेगा, अगर स्ट्रांग होता तो अटैक करता। इसका मतलब रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड है ही नहीं, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड है, मतलब ये रिएक्शंस एक यूनिमोलिकुलर है, इट मींस इवन मैकेनिज्म। देखो रेट भी किसके ऊपर डिपेंड है, सबस्ट्रेट के ऊपर ओनली, नॉट ऑन बेस के ऊपर नहीं है, गॉट इट। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2। E1 में बेस वीक होता है, whereas in E2 बेस इज स्ट्रॉन्ग। मेक स्टेटमेंट, लिखो ये बात, E1 will be takes place when base is weak, like water, alcohol, these are the weak base। और strong base कौन से हैं, strong base like sodamide, okay, alcoholic KOH, then you can take this one, alkoxide, sodium alkoxide, these are the strong base, okay, CH3 minus is a strong base, समझ रहे हो, okay, everybody got it। so whenever strong base is used, strong base is what happen, E2 mechanism, weak base is used, E1 mechanism, okay। समझ में आ रहा है, we'll take another example for E1। ये देखिए अल्कोहल का भी एग्जांपल है, अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, okay, here is something as has been written here। तो काइनेटिक कौन सा बेटा इसका, E1 का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, 2 स्टेप का रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या होता है कि दिस वन लिविंग ग्रुप निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्ब कैटायन। ये SN1 रिएक्शन की तरह ही है, इज एग्जैक्टली सेम एज SN1, बट फर्क क्या है, फर्क है दोनों केस में कार्बोकैटायन बन रहा है क्या, SN1 में भी कार्बोकैटायन बनता था और E1 में भी कार्बोकैटायन बन रहा है, बट इन SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा, बल्कि इधर से ही एक न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो वो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस देखो, लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप लीड्स टू फास्टर रिएक्शन रेट। So just in case of SN1 reaction, the rate determining step is involve the CX bond breaking। Okay, तो CX का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, उस वक्त भी इधर भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी कार्बोकैटायन बन रहा है, उधर भी बन रहा था, बट यहाँ पे फर्क क्या है, फर्क है अटैक किसका हो रहा है। कंपेयर करो, ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है क्या, तो SN1 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, elimination takes place। okay, so that is the difference कि कार्बोकैटायन, okay, क्या डिफरेंस है कि व्हाट हैपेंस टू कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन क्या होता है, उसके ऊपर रिएक्शन का नाम डिपेंड है। गुड, किसी को डाउट है, हेमराज, ओके, नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे अल्किल हाइलाइड विद स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होता है बेटा, बेस स्ट्रॉन्ग रहा तो क्या 100% E2, आपको मगअप करने की भी जरूरत नहीं है, जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे आपको E2 होगा। प्राइमरी हाइलाइड विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ओके।
विथ विथ वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होता है, ये SN1 और E1 रिएक्शन होता है। और भी कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। ओके, हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ ग्रुप है क्या कि ये है एंटी एंटी पेरिप्लानर, मतलब क्या एग्जैक्टली अपोजिट है ये। ओके, और ये क्या है, सिन सेम साइड, और ये एंटी अपोजिट साइड है। ओके, तो इस केस में इधर देखिए क्या होने वाला है। E2 elimination occurs most often in anti-periplanar geometry। तो यहाँ पे क्या होगा, E2 elimination, और जहाँ पे सीन होता है वहां पे क्या होगा, E1। तो ये बात नोट डाउन कर लो, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करता हूँ। ओके, तो आपके वो नोट्स के हिसाब से आपको काम में आएगा। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, जब भी ये ग्रुप जो है सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में रहे एंटी पेरिप्लानर, देन यहाँ पे E2 मैकेनिज्म ज्यादा फेवर करता है, और अगर वो नहीं रहा तो देन E1 मैकेनिज्म फेवर करता है। दैट इज वन मोर पॉइंट। ओके, साइक्लोहेक्सिन रिंग, इसके साथ भी ये देखिए एक क्लोरीन है। ओके, ये एक्सियल पोजीशन पे है कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे भी क्या एंटी पेरिप्लानर ज्योमेट्री रहा तो E2 मैकेनिज्म है। जहां पर भी एंटी पेरिप्लानर ज्योमेट्री रहेगी, एंटी का मतलब क्या, एग्जैक्टली उल्टा। ओके, तो वहां पे E1 E2 मैकेनिज्म होता है। देखो बेटा, ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन ये एक्सियल पोजीशन पे नीचे, और ये हाइड्रोजन क्या है, ये भी एक्सियल पे ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ, तो ये क्या हुआ, एंटी एंटी पेरिपेरल। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म है, E1 मैकेनिज्म, सॉरी E2 मैकेनिज्म यहाँ पे फेवर्ड होगा। समझ में आया? जहां जहां पे कंडीशंस आप लगाइए। ओके, इधर भी देखिए, इधर इन केस क्लोरीन नीचे की तरफ है, H ऊपर की तरफ है, यहाँ पे क्या होगा, वन सेकेंड, E2 मैकेनिज्म। यहाँ पे क्लोरीन इक्वेटोरियल है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी इक्वेटोरियल है, देन E1 मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है बात? स्ट्रक्चर को, ये साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर अगर वो भी बताओ, पूछो कि सर हमें साइक्लोहेक्सेन की ज्योमेट्री नहीं पता, तो वो भी मैं समझाऊंगा। लेकिन आप आपके तरफ से कुछ इनपुट आने चाहिए कि सर हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। ओके, किसी को पता है ये साइक्लोहेक्सेन की ज्योमेट्री, चेयर क्या होता है, एंड दिस वन बोर्ड कंफर्मेशन क्या होता है? योगिता, भावेश, मिथिलेश, नो सर। नहीं पता तो कौन पूछेगा? अरे कब से, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन जो आपको दिखता है ना बेटा, वो ऐसे ज्योमेट्री नहीं होती उसकी। उसकी ज्योमेट्री ये चेयर फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होती है। मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ, जैसे कि ये देखिए, साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स में एक सेकंड ना, तो आपके सामने मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, जैसे कि एक ये है चेयर कंफर्मेशन, ये चेयर है। ओके, ये चेयर कैसे बेटा, चेयर कैसे, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ये इसको आप अगर आप कभी किसी बीच पे गए होंगे, ओके, गोवा के बीच में, तो वहां पे ऐसे बैठने के चेयर होते हैं क्या? हाँ, एकदम आराम से यहाँ पे पैर फंसा के बैठेगा ऐसा। तो कंपाउंड जो है साइक्लोहेक्सेन, आपको ऐसा ऐसा ज्योमेट्री या इस तरह का स्ट्रक्चर आपको पसंद है साइक्लोहेक्सेन का, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर आप देखोगे उसके पास जो बॉन्ड है, वो सारे के सारे बॉन्ड क्या है बेटा, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, सारे बॉन्ड सिंगल है। तो सिंगल बॉन्ड का ज्योमेट्री क्या होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, राइट? और sp3 है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, तो बॉन्ड एंगल मस्ट बी कितना, अरे बताओ कुछ तो, 1। हाँ, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन के बीच का, दिस हाइड्रोजन कार्बन एंड कार्बन, ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे कार्बन है। ओके, तो ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, आइडियली कितना होता है, डबल 2।
अरे अच्छा मैं बता देता हूँ, चलो। बॉन्ड एंगल इज 109, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, 28 मिनट्स। तो इतना उसका बॉन्ड एंगल होता है। लेकिन आप बताइए, आपको ज्योमेट्री के हिसाब से कैसा लग रहा है? मैथमेटिक्स अगर आपके पास अगर है, आपको देखो ये कार्बन 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 के बीच बॉन्ड एंगल कितना लग रहा है? ये 120 लग रहा है। आपको लगता है कि इतना 120 होगा इधर? ये देखिए, 120 लुक लाइक 120, लेकिन इतना होता ही नहीं है। इतना होता नहीं है मतलब क्या? ये ज्योमेट्री आप जो देख रहे हो वो गलत ज्योमेट्री है। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर को, ये वाला मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, दिस। ये देखिए, ये कार्बन, जिसको मैं अभी हाईलाइट करता हूँ। इसको हम जो हाईलाइट कर रहे हैं, ये वाला, ये वाला जिसको मैंने स्क्वायर किया ना, वो वाला। इसमें देखिए कार्बन, अब इसकी बॉन्ड एंगल को चेक कीजिए, कितना दिख रहा है? वो 109 है। ये 109 है, हर बॉन्ड, एवरी बॉन्ड इज 109। इसका मतलब क्या है? ये ज्योमेट्री बिल्कुल सही है। हमें आदत होती है, हम क्या करते हैं, ये चुटकी से मतलब सिंपल सा स्ट्रक्चर निकाल के उसको हम लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री में आती है। नहीं, बहुत है, बहुत पढ़ने लायक है। तो दिस इज अ रियल स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ये है, चेयर फॉर्म। ओके, चेयर फॉर्म के साथ साथ बोर्ड फॉर्म भी होता है, उसका भी मैं स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा। ओके, ये चेयर फॉर्म है, ये है बोर्ड फॉर्म। ये देखिए, ये बोर्ड की तरह दिख रहा है क्या? देखिए, ये बोर्ड की तरह दिख रहा है, ऐसा होड़ी होड़ी की नाव की तरह दिख रहा है क्या? ये सब बोर्ड। यस सर। तो चेयर कंफॉर्मेशन इज वेरी स्टेबल। तो इसलिए जब भी आप उसके स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो ये चेयर फॉर्म में ही होगा, और ये बोर्ड फॉर्म में काफी कम होता है। अच्छा, अब इसमें देखिए, जो बॉन्ड ऊपर की तरफ दिख रहा है क्या? या तो ऊपर की तरफ एग्जैक्टली 90 डिग्री, या तो नीचे की तरफ, दिस बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज एक्सियल। मैं उसको हाईलाइट करता हूँ विद कलर। कलर देखिए, हाईलाइट करता हूँ। ये जो स्क्वायर है मैं हटा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, ये मैं बॉन्ड अभी इसको हाईलाइट कर देता हूँ रेड से, दिख रहा है ये रेड वाला? ये नीचे की तरफ है, उसको मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक नीचे की तरफ चला है, ये ऊपर की तरफ। दोनों क्या है? दोनों एक्सियल है। एक्सिस है ना, एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। और ये कौन सा है बेटा? इधर देखिए, दिस बॉन्ड इज, मैंने इसको ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये क्या? इक्वेटोरियल है। या तो ऊपर या तो नीचे होगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल बॉन्ड। और जो साइड में होगा उसे कहते हैं इक्वेटोरियल। वन सेकेंड, यू कैन चेक दिस बॉन्ड। ये देखिए, ये बॉन्ड क्या है? एग्जैक्टली परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या? इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा एक्सियल। ये है क्या? परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा बेंड है, मतलब ये क्या हुआ? इक्वेटोरियल। समझ रहे हो? और अल्टरनेट है, देखो, एक कार्बन का बॉन्ड ऊपर की तरफ है ना, एक्सियल, दूसरे का क्या? नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ। दिख रहा है क्या? ये सीक्वेंस है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये देखो, ऊपर की तरफ जितने भी रेड है मैं ऊपर की तरफ दिखाई, जितने भी ब्लू है मैंने नीचे की तरफ दिखाई। ये भी देखिए, दिस कार्बन आल्सो हैविंग एक्सियल बॉन्ड। तो 3 ब्लू दिख रहे हैं आपको, गॉट इट? समझ में आया? तो 3 रेड दिख रहे हैं क्योंकि ऊपर की तरफ है। तो इस एडजेसेंट कार्बन, ये कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट कार्बन में अगर यहाँ पे क्लोरीन ऊपर की तरफ रहा, क्लोरीन, एक मिनट ना, ये क्लोरीन ऊपर की तरफ रहा और हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन निकलेंगे ना, HCl निकलेगा। तो क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में E2 मैकेनिज्म होता है, क्योंकि पहले पहले क्या होगा? H विल बी रिमूव फ्रॉम हियर एंड देन यहाँ से जो कार्बोनाइन बनेगा, कार्बोनाइन विल फॉर्म बॉन्ड हियर, तो यहाँ पे फिर Cl निकलेगा। सो दैट इज हाउ इज एंटी, एंटी मतलब E2। गॉट इट? समझ में आया ज्योमेट्री कि नहीं समझा? यू कैन से नो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मैं के सर ने समझाया मतलब समझ में आ गया, ऐसा यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। सलोनी, संकेत, हेमराज, मयूरी, कोई भी आपके क्वेश्चंस मुझे मोटिवेट करेंगे वो ज्यादा बताने के लिए। सौरभ, प्रिया, क्लियर है एकदम कंसेप्ट? हेलो, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
नहीं, कंफ्यूज? इसे बताइए सर। फिर से बताओ। हाँ, गुड, कोई बात नहीं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो है साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, हमने क्या किया, तुमने बताया कि इसमें प्रॉब्लम है क्या, उसका बॉन्ड एंगल जो दिखना चाहिए उतना है नहीं। ओके, 109 चाहिए था, वो 120 बोल रहे हैं। मतलब मार्केट में आप कुछ खरीदने गए, वो 109 रुपए की चीज थी, वो 120 को मिल रही है। अब क्या बोलेगे भाई, 109 रुपए कल था, अब 120 कैसे कर दिया? स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबिलिटी रहेगी, राइट। तो इसलिए उस कंपाउंड को हमें प्रूव करना है, उसका स्ट्रक्चर, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, एंड दैट इज डिफरेंट शेप। ये शेप कैसा है, ये उसका चेयर फॉर्म है। तो चेयर फॉर्म में ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर हुआ क्या? Sir, is there any formula to calculate bond angle? हाँ बिल्कुल, बॉन्ड एंगल होता है, कैलकुलेशन उसी से बनता है। ओके, अभी मीटिंग खत्म होगा, यू कैन रीजॉइन। ओके, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो cos थीटा का फार्मूला होता है, ओके, sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, sp का अलग होता है, sp2 का अलग, sp3 का अलग, sp3d2 का अलग। ओके, वो मैं समझाऊंगा थोड़ी देर, जस्ट इमीडिएटली Yes, ज्वाइन sir. कीजिए, मैं समझाता हूँ। गुड क्वेश्चन होगा, ये तो मैं चाहता हूँ ना। आप अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आपको नॉलेज नहीं आएगा। मुझे लगेगा आपको आता है ये चीजें। ओके, तो आई थिंक मीटिंग अभी अबाउट टू क्लोज है। अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अपार्ट फ्रॉम दिस। नो क्वेश्चंस? ओके,